हाँ जी, हाँ जो जी, कि बिल्कुल एंजेलिना जोली की तरह लगती हैं, उनकी सगी बहन लगती हैं वैसे, इतनी खूबसूरत है, ब्यूटीफुल। तो जो एंजेलिना जोली जो हमारी है कनाडा की, मेलानी जोली जो कि हमारी फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं, वो आपको पता ही है कि UNGA का न्यूयॉर्क के अंदर वो चल रहा है, समिट चल रहा है 77, तो नॉट रियली एट दैट अभी, मगर जो उनके कंक्लूडिंग जो कमेंट्स हैं अभी जो थोड़ी देर में वो बोलने वाली हैं, तो उसका जो एक एजेंडा आया है, ये ड्राफ्ट आया है एक, जो कि वो बोलेंगी फ्रेंच में। तो फ्रेंच में जो ड्राफ्ट आया है तो कि वो किसके ऊपर बोलने वाली हैं अभी थोड़ी देर में, वो ये है कि वो विमेन राइट्स के ऊपर बोलेंगी और इस तरह की बातें करेंगी कि जैसे तालिबान के अंदर की हुकूमत के अंडर जो है वो लड़कियों के पास नहीं है, राइट्स नहीं है, रोहिंग्या जो हैं वो मुसलमान औरतों के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म कर रही है वहाँ की मिलिट्री म्यांमार के अंदर, और जो है यहाँ पे जितने भी डिफरेंट और कंट्रीज़ हैं वहाँ पे विमेन को राइट्स नहीं दिए जा रहे हैं। तो वो कहेंगी यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द ड्राफ्ट जो कि मीडिया के पास आया है कि कनाडा उनको बताना चाहता है कि औरतें और लड़कियाँ जो भी दुनिया में कोई चूज़ करती हैं हम उनके साथ खड़े हैं, कनाडा एटलीस्ट जो है उनके साथ खड़ा हुआ है। अच्छा, अब ये पूछा गया, ये क्वेश्चन किया कि मेलानी जोली जो है इस तरह का क्यों एक स्पीच दे रही है वहां पे, एजेंडा लेकर सामने आ रही है UNGA के ऊपर। तो वो ये इसका एजेंडा ये है कि अभी थोड़े दिन पहले हमने आपको बताया था कि जो अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट है उसने कहा था कि अबॉर्शंस नहीं करा सकते हैं, और अगर कुछ स्टेट्स ने तो यहां तक कहा है कि अगर कोई औरत किसी और ज्यूरिसडिक्शन में जाके अबॉर्शन कराती है तो उसको पनिशमेंट दी जाएगी। तो उस सिनेरियो में जो ये सारी स्पीच है औरतों के राइट्स के लिए, ये हमारी मेलानी जोली जो है, बट दैट फेवर्स जनाब जो बाइडेन, जी दैट फेवर्स जनाब जो बाइडेन, जी 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 जी, है ना, उनका जो मौक़िफ़ है ना वो डिफरेंट है, वो डिफरेंट है ना, मगर नहीं, उनका मौक़िफ़ भी यही है जो ये बात करना चाह रही है कि राइट्स होने चाहिए। हाँ, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अमेरिका में उसके अगेंस्ट है उनका, हाँ उसके अगेंस्ट है। वो कहते हैं कि नहीं, औरतों के पास राइट्स होने चाहिए, मगर उनकी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं, अबॉर्शन राइट नहीं होना चाहिए, आप किसी की जान बच्चे की नहीं ले सकते। जबकि वहां पे डॉक्टर्स ने कहा कि मतलब इतने जब वीक्स होते हैं तो अभी उसमें बच्चे में जान नहीं आई होती है, तो अगर बच्ची के साथ कोई रेप हो जाता है या कोई और कोई हादसा हो जाता है तो फिर वो अपना करा सकती है अबॉर्शन। तो उसको ये लोग नहीं मानते हैं, वो कहते हैं कि नहीं नहीं, वंस यू आर प्रेग्नेंट एंड यू शुड कीप द चाइल्ड, यू नो। टू डिफरेंट मौक़िफ़्स हैं। हाँ, एक रिपब्लिकन्स का है जी, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ना, और एक डेमोक्रेट्स का है जो ये लेके आना चाह रहे हैं और उस पे बिल भी लेके आ रहे हैं उस पे, मगर ये कि ये डेमोक्रेट्स को फेवर कर रही है। जी जी बिल्कुल। तो ये उनके उस पर बोलेंगी। तो ये जो है अभी थोड़ी देर में उनकी स्पीच शुरू होने वाली है, तो ये वो बात करेंगी। अच्छा जी, आपको पता ही है कि हमने आपको वीकेंड से बताना शुरू किया था कि अटलांटिक कैनाडा की तरफ हमारी आंटी फियोना आ सकती हैं। हाँ, तो उस फियोना ने जो है वो काफ़ी तबाही मचाई हुई है अटलांटिक कनाडा में। तो वहाँ पे अभी जो ट्रूडो साहब हैं वो बात कर रहे थे, और वहाँ पे उन्होंने कहा है जी कि हमने जो है वहाँ पे लगाया है, मिलिट्री को हमने लगाया है, और हम ये बताना चाहते हैं, ट्रूडो साहब ने कहा कि मैं ये बताना चाहता हूँ, मैंने बात भी की है प्रीमियर्स और मेयर्स और MPs के साथ कि कैनेडियंस जो हैं दे आर स्टेपिंग अप, और वो अपनी कम्युनिटीज़ जो हैं उनको इस मुश्किल वक्त में हेल्प कर रहे हैं। और जो कुछ भी ये जो तबाही आई है, जैसे कि बताया गया था कि बहुत ज़्यादा दरख्त गिरे थे और बेतहाशा लोगों के पास जो है पावर आउटरेज है अभी भी वहाँ पर चल रहा है। तकरीबन कोई कहते हैं 500,000 लोगों के पास पावर आउटरेज जो थी, उसमें से सिर्फ 200,000 को रेस्टोर की गई है, 300,000 जो है अभी भी नहीं है। तो और 2 लोग जो हैं वहाँ पे उनकी डेथ की भी कोई खबर आई है। तो ट्रूडो साहब ने वही कहा कि जिन लोगों ने अपने घर गुमा दिए हैं, अपने लोगों को खो दिया है, हम उनके साथ खड़े हुए हैं और हम हर तरह की जो है हेल्प उनको देने को जो है वो तैयार हैं। तो आप ये तो नहीं मैं चाहता कि मैं किसी भी सूबे के जो काम है उसके अंदर मैं इंटरफेयर करूँ, लेकिन फिर भी अगर कोई इमरजेंसी रिस्पॉन्स जो है ग्राउंड पे है और हम आप लोगों के साथ खड़े हुए हैं, हम आपको ये बताना चाहते हैं। अच्छा, अब ये जब ये बात कर रहे थे तो NDP के जो इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस क्रिटिक जो हैं रिचर्ड कैनिंग, उन्होंने कहा है कि एक डिबेट होनी चाहिए। यहाँ पे उन्होंने एक लेटर लिखा हुआ है हाउस ऑफ कॉमन स्पीकर एंथनी रोटा को। उन्होंने कहा जी कि MPs को हम चाहते हैं कि ये हमारी क्या प्रिपेयर्डनेस है और हम क्या इसके ऊपर काम कर रहे हैं, उसके ऊपर हमारी एक अगर डिबेट की जाए और हमें पता चले कि क्या काम हो रहा है एक्चुअली ऑन ग्राउंड, तो ये ज़रा ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अब देखेंगे, हो सकता है कल जो है हाउस ऑफ कॉमन्स में इसके ऊपर डिबेट भी एक हो सकती है। बहरहाल गवर्नमेंट जो है अपना काम कर रही है। अच्छा, इसके साथ साथ जो है अनीता आनंद साहिबा जो है उन्होंने कहा है कि मिलिट्री जो है, मिलिट्री इज ऑलरेडी इन अटलांटिक कनाडा। मिलिट्री को बुलाया गया था कि भाई आप आके जो है वो हेल्प करें। तो इसमें जो है हमारे जो कनाडा के इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस मिनिस्टर बिल ब्लेयर ने भी कहा था कि मिलिट्री जो है
वो फूड, शेल्टर और बहुत सारी चीज़ें जो हैं इनको प्रोवाइड कर रही है, रेस्क्यू का काम वहाँ पे कर रही है। और इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि अगर कोई फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव है उसको भी हम देख रहे हैं। रेड क्रॉस कनाडा ने कहा है जी कि गवर्नमेंट जो है प्रोविंसेस के साथ काम कर रही है और अब तो मिलिट्री भी इन प्लेस है, अपने सारे जो इक्विपमेंट है उसके साथ वहाँ पे हैं, रेस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं, पावर को, यूटिलिटीज़ को, रोडवेज क्लियर कर रहे हैं ताकि जो लोगों को जो चीजें चाहिए वो आराम से पहुंचे। बहुत सारी रोड्स वॉश आउट हो चुकी हैं, हाँ जी, उनको रेस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये उनकी जो है पहली प्रायोरिटी है। तो ये जो था असल में जो स्टॉर्म था ये आया था, इसमें जो न्यू फाउंड लैंड है, फिर नोवा स्कोशिया और फिर PEI की तरफ, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड की तरफ जो था ये गया था और इसने काफ़ी वहाँ पे जो है तबाही मचाई है। लेकिन बहरहाल अब जो है वो मिलिट्री काफ़ी सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रही है। तो उसी का जिक्र जो थे आज अनीता आनंद भी और बिल ब्लेयर साहब जो हैं वो कर रहे थे, सारी डिटेल्स जो हैं वो दे रहे थे। इसके अलावा जी जो हमारे ओंटारियो के प्रीमियर हैं, प्रीमियर फोर्ड साहब जो हैं, उन्होंने भी कहा है कि हाइड्रो 1 जो है, हाइड्रो 1 ऑल्सो इज स्टैंडिंग बाय अटलांटिक कनाडा में। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कोई और प्रॉब्लम्स हैं फियोना की वजह से, तो हम हर वक्त तैयार रहेंगे। और जो ऑटवा के मेयर थे जिम वॉटसन, उन्होंने भी इस चीज़ को रिकग्नाइज किया था। उन्होंने कहा था कि ऑलरेडी हाइड्रो 1 के जो लोग हैं वहाँ पे अटलांटिक कनाडा में पहुँच गए हैं और वहाँ पे उनकी हेल्प कर रहे हैं। और वो कहते हैं जी ये बड़ा ही जो है वो डग फोर्ड साहब ने भी कहा कि ये इलाका जो अटलांटिक कनाडा का, मैं वहाँ पे गया हूँ, लोग बड़े अच्छे हैं, कम्युनिटी का एक दूसरे का बड़ा साथ देते हैं। तो हम हर तरह की बहुत प्यारे लोग हैं, तो हम उनके साथ खड़े हुए हैं, वो हैं। अच्छा, जो जिम वॉटसन साहब हैं ऑटवा के मेयर, उन्होंने कहा है कि मुझे पता चला है कि 10 से 15 लोग जो हैं वो ऑटवा जो हाइड्रो है उससे भी वहां पे ऑलरेडी पहुंच गए हैं। तो उसी सिलसिले में जो थी ये बात कर रहे थे जो हैं डकफोर्ड साहब कि अगर और भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम और भी लोगों को वहाँ पे भेजेंगे। खासतौर पे जो नोवा स्कोशिया का इलाका है वहाँ पे हालात जो हैं वो काफ़ी ख़राब हैं और इसके अलावा जो है बहुत सारा क्रू जो है वो स्टैंड बाय के ऊपर भी है। तो अगर कभी बिल्कुल कोई ज़रूरत पड़ेगी तो हम और लोगों को भी भेज सकते हैं। इसके साथ साथ जो ओंटारियो की गवर्नमेंट है, आज जो ओंटारियो के लेबर मिनिस्टर हैं मॉन्टी मैकनॉटन साहब, उन्होंने आज अनाउंस की है कि हम न्यू फंडिंग्स जो हैं, एक न्यू सेट ऑफ फंडिंग्स जो हैं वो दे रहे हैं अपने प्रोविंस के अंडर प्रोविंशियल स्किल्स एंड डेवलपमेंट फंड, ताकि जो लेबर की शॉर्टेज है उसको ख़त्म किया जा सके। ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हैमिल्टन के अंदर कर रहे थे आज, और उन्होंने कहा है कि $90 मिलियन जो है हम दे रहे हैं अनएम्प्लॉयड जो लोग हैं उनको काम तलाश करने के सिलसिले में, जो यहाँ पे प्रोविंस में और हमने ऐड किए हैं। इससे पहले 15.8 मिलियन ऑलरेडी इस काम के लिए जो है वो रखे गए थे, ये जो है प्रोविंशियल स्किल्स एंड डेवलपमेंट फंड उसके लिए। वो कहते हैं जी कि हमारी पहली प्रायोरिटी होगी कि जो यूथ एट रिस्क है, जो पीपल विद डिसेबिलिटीज़ हैं, इंडिजिनस लोग हैं, और ख़ास तौर पर वो लोग जो कि क्रिमिनल जस्टिस में इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसमें यानी कि जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हो जाते हैं, उसमें क्या होता है कि उनके पहला इंटरव्यू तो हो जाता है, दूसरे इंटरव्यू में मॉन्टी मैकनॉटन साहब ने कहा कि उनके एम्प्लॉयमेंट के चांसेस जो हैं बिल्कुल ही 50% तक कट जाते हैं, क्योंकि जो बंदा क्रिमिनली चार्ज होता है उसको कोई जॉब देने को तैयार नहीं होता। और यही खास सेक्टर है जिसके ऊपर हम काम करना चाहते हैं और हमने फंड्स बढ़ाए हैं ताकि इनको जो है ये शॉर्टेज जो इतनी आ गई है मार्केट के अंदर, इसको कम किया जा सके, इनको जो है वर्क फोर्स में लाया जा सके। तो ये आज काफ़ी जो है इनकी अनाउंसमेंट्स मेजर इन्होंने की हैं। इसके अलावा जनाब हमने आपको थोड़े दिन पहले बताया था कि आज से सितंबर 26 से जितने भी एडल्ट्स 18 एंड अबव हैं उनको जो है बूस्टर, बाइवेलेंट बूस्टर जो है वो लगाया जाएगा, और आज से वो शुरू हो गया है। लगवा लिया अपना? जी मैंने तो लगवा लिया बहुत दिन पहले ही। नहीं, ये वाला बूस्टर नहीं लगवाया, ओमिक्रॉन का, यानी कि अब 5वां फिर लगवाना पड़ेगा माजिद भाई, ओमिक्रॉन वाला आपने ओमिक्रॉन वाला नहीं लगवाया। बाइवेलेंट मुझे लगवाना ही नहीं है, बस मेरे ऑलरेडी 4 हो गए हैं, मुझे 4 हो गए। वही उनका कहना ये है कि 4 हो या 3 लगाए, कितनी भी लगाए हो आप, या 50 लगाए हुए, आप ये लगाना पड़ेगा, ओमिक्रॉन वाला लगा लें। अच्छा ठीक है। नहीं, हम खुद बहुत बड़े ओमिक्रॉन में हमसे डरता है वो हमें नहीं कुछ कहता। ठीक है जी। अच्छा जी, तो 18 एंड अबव को ये शुरू हो गया। तो वो कह रही है गवर्नमेंट ओंटारियो की कि ओंटारियो कोविड-19 वैक्सीनेशन पोर्टल या कि प्रोविंशियल वैक्सीनेशन कॉन्टैक्ट सेंटर जो है उसमें या तो ऑनलाइन जाके या इस पे सेंटर पे कॉल करके 1-833-943-3900 इस पे करके आप जो है अपने वैक्सीनेशंस जो हैं वो लगवा सकते हैं। अपनी अपॉइंटमेंट्स बुक करा लें जितने भी पब्लिक हेल्थ यूनिट्स हैं उनके थ्रू, और इंडिजिनस वाले जो हैं, इंडिजिनस लेड जो वैक्सीनेशन के क्लिनिक्स हैं उनके थ्रू, और जितनी भी पार्टिसिपेटिंग हेल्थ केयर जो प्रोवाइडर्स हैं या कि फार्मेसीज हैं उनके थ्रू अब आप ये कर सकते हैं। लेकिन बीच में वक्फा जो है
एटलीस्ट 3 मंथ्स एंड मैक्सिमम जो है 6 मंथ्स का होना चाहिए। तो उसमें आप फिर जो है ये बाइवेलेंट जो वैक्सीन बूस्टर है ये आप लगवा सकते हैं। और इसके साथ साथ जो बच्चों का है 0 to 5 years, जी जी वो भी 6 months to 5 years जो है वो भी आज शुरू हो गया है। तो उसमें भी जो बच्चों का लगवाना चाहते हैं तो वो उनके भी जी आज से शुरू हो गए। हाँ जी, एसोसिएटेड प्रेस की न्यूज़ है जी। और आपको हमने फ्राइडे को बताया था कि जो नई गवर्नमेंट, कंजर्वेटिव गवर्नमेंट आई है लिज ट्रूस की, वो अब जो है टैक्स कट्स की बात कर रही है। लेकिन एसोसिएटेड प्रेस की आज जो न्यूज़ है वो कहती है कि ये जो इनका एक था आइडिया कि शायद हम टैक्स कट्स करेंगे तो हमारी जो है इकोनॉमी के अंदर स्ट्रेंथ आ जाएगी, ये स्ट्रेंथ नहीं आई। जिस वक्त से ट्रेजरी चीफ जो है इनके क्वासी क्वार्टेंग, जिन्होंने ये टैक्सेस जो है कट्स का अनाउंस किया था, उस वक्त से जो पाउंड अगेंस्ट यूएस डॉलर है वो बहुत ज्यादा गिर गया है। और उन्होंने कहा जी कि अब तो कंसर्न ये आ गया है इनका कि यूके भी रिसेशन की तरफ जा रहा है। अच्छा, मेरा ये कहना है कि यूके ऑलरेडी रिसेशन में है, ऑलरेडी जा क्या रहा है, रिसेशन में है ऑलरेडी। वो कहते हैं कि इट फेल एज लो एज 1.0373 अगेंस्ट द डॉलर, जो कि 1971 के बाद से पहली बार इतना नीचे आया है पाउंड जो है वो डॉलर से कंपेयर्ड। और जो यहाँ पे एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं जी कि चाहते तो ये थे कि ये इकोनॉमिक जो ग्रोथ है उसको हाई किया जाए, लेकिन चूंकि इन्फ्लेशन इतनी हाई है तो इनका ये जो आइडियोलॉजी थी कि हम टैक्स कट्स करके, ये तो हमने पहले कह दिया था कि इट विल नॉट हेल्प, इट विल नॉट हेल्प, क्योंकि उनकी साइंस हमें समझ में नहीं आ रही, वो करने से कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा लोगों को। $350 छोड़ रहे हैं हर हाउस होल्ड को साल में ना, तो वो भी टैक्स पे। तो अगर वो इतना करेंगे तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप उनको किसी तरह, जैसे सर्व वगैरह का चक्कर था यहाँ पर, वैसा करें, वैसा दें कुछ। या ये कि अब जो ये इनका पाउंड इतना गिर रहा है ना, उसका नुकसान ये है कि जो यूके की जो एक्सपोर्ट है, क्योंकि एवरीथिंग इज इन डॉलर्स, उनकी जो एक्सपोर्ट है वो बहुत एडवर्सली इफेक्ट हो जाएगी ना, कि वो जो एक जो चीज जो अमेरिकन डॉलर में $1 की खरीदती थी, अब वो आपको 70 सेंट्स में मिलेगा। जी जी बिल्कुल। ये जो है ये काफी नुकसान है, बहुत नुकसान, काफी नुकसान है। अच्छा जी, एक और न्यूज है एसोसिएटेड प्रेस ही की है, एंड दिस इज फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये पेरिस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है और इसका ये कहना है कि जो हमारे ग्रोथ के, दुनिया में जो वर्ल्ड ग्रोथ के जो पैरामीटर्स हमने जो सेट किए थे कि 2022 में कहां पे ग्रोथ आएगी, वो अब हम बहुत ज्यादा नीचे कर रहे हैं अमिड वॉर इन यूक्रेन। उसकी वजह से इकोनॉमिक, जो ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन थी वो बहुत कम आ गया। वो कहते हैं जी वर्ल्ड वाइड ग्रोथ जो है इस साल 3% पे रहेगी और नेक्स्ट ईयर तो इससे भी नीचे आ जाएगी, 2.2% पे चली जाएगी, जिसका के मतलब है कि ग्लोबली 2.8 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स इन आउटपुट जो हैं वो 2023 में लूज किए जाएंगे। वो लोग जो हमारा देख रहे हैं टीवी, वो देख सकते हैं कि कैसे ये उन्होंने ब्रेक डाउन किया हुआ है कि कैसे किन किन इलाकों में सबसे ज़्यादा इफेक्ट होएगा और क्या होएगा। ग्रोथ जो अमेरिका में दिखाई जा रही है वो भी बहुत कम, 1.5% के करीब इस साल में दिखाई जा रही है, और वो कह रहे हैं कि अगले साल तो ये 0.5% सिर्फ होएगी। इसी तरह जो इनकी इकोनॉमी जो है 19 जो कंट्रीज हैं डिफरेंट, जिनको कि इन्होंने सब कैटेगराइज किया है, उसमें सिर्फ 1.25% से ऊपर जाएगी और 2023 में तो ये जो है और भी ज़्यादा कम हो जाएगी। तो ये काफ़ी जो है खास तौर पे जो आप जो हमारा टीवी देख रहे हैं शादी जी, आप अगर देखें तो इमर्जिंग एंड डेवलपिंग एशिया जो है उस पे सबसे ज़्यादा ऊपर है, वो ऊपर है, इसलिए कि उसके अंदर हांगकांग भी थोड़ी ग्रोथ दिखा रहा है, चाइना दिखा रहा है, इंडिया दिखा रहा है। तो उसकी वजह से जो है बांग्लादेश में अभी थोड़ी सी स्ट्रेंथ आनी शुरू हुई है, उसकी वजह से जो है वो सेक्टर जो है, वो इलाका जो है, यानी कि उसमें तो अच्छी है चीज़ें, फिर भी मतलब ऐसा है जैसे हम पंजाबी में कहते हैं, उसके विच सा है, बाकी तो सारे मर ही रहे। तो इसलिए जो है वो, हालांकि चाइना में भी काफी नीचे आ गई है ग्रोथ उसकी, स्टेट्स और यूरो का एरिया जो है उसमें बहुत रिसेशन 2023 में 1% एंड 1.2%। या एग्जैक्टली। और वो कहते हैं और आगे चलते चलते मे बी वो कह रहे हैं कि अगर
अगर क्वार्टर जो 2023 का थर्ड या फोर्थ क्वार्टर होगा तो हो सकता है 0.5% पे ग्रोथ आ जाए। तो इसलिए जो है वो और भी नीचे या 0.3% तक भी आ सकती है कुछ एरियाज में, EU के एरियाज में। तो ये उन्होंने कहा है। अच्छा जी, ये जो अब हरिकेन्स और स्टॉर्म्स और ये जो हैं, ये सिर्फ अब ये पहले तो अमेरिका में आया, फिर अब ये अटलांटिक कनाडा में आ गया, बट इट्स नॉट रियली स्पेसिफिक टू अस। जैसे कि हमने पाकिस्तान के लिए शुरू किया था कि इतने बैड फ्लड्स आए हैं, ये जी अब एक है हरिकेन ईन जो है वो अब क्यूबा के अंदर आ रहा है जी। वो क्यूबा के अंदर आया है और ये क्यूबा में इसने काफी तबाही मचाई है और क्यूबा के अंदर इसको कैटेगरी 4 हरिकेन कहा गया था। सारे छतें इसने उड़ाई, घर गिराए, अगेन जो थी वो रोड्स जो थी उड़ गई और दरख्त गिरे रहे। और अब ये एंटर हो रहा है फ्लोरिडा के अंदर और इसकी टेम्पा बे में अब ये जो एंटर हो रहा है और इसकी जो हवाओं की स्पीड है 140 माइल्स पर आवर के पास है ये। और ये वहाँ पे भी केयर कहा जा रहा है। तो अब वहाँ पे भी फ्लोरिडा में भी अनाउंस किया गया है कि जो लोग पानी वानी के ज़रा पास हैं वो ज़रा वहाँ से निकल जाएं और अलर्ट्स अपने ऑन रखें और देखते रहें कि क्या उनको अलर्ट्स आ रहे हैं और उस तरह से वो अरेंजमेंट्स बनाएं अपने, तो वहाँ से निकलें। अच्छा जी, अब इसके बाद फिलीपींस जो है जी, फिलीपींस के अंदर भी इस वक्त टाइफून नोरू आया हुआ है। और अगर आप देख रहे थे संडे के वक्त, तो संडे को काफ़ी यहाँ पे नुकसान हुआ है। थाउजेंड्स ऑफ लोग जो हैं, मनीला खासतौर पे जो उनका कैपिटल है, उधर से इनको जो है लोगों को इवैक्यूएट किया गया है। और यहाँ पे भी ये जो आया था टाइफून नोरू, ये 195 किलोमीटर्स पर आवर की इसकी जो थी हवाएं चल रही थी। बर्डुअस टाउन जो है पोलिडो आइलैंड के अंदर क्यूजोन प्रोविंस में, वो बेतहाशा जो है बुरे तरीके से हिट है। और यहाँ पे भी लोगों को जो है वो इनका एनवायरनमेंट जो एजेंसी है उसने कहा है कि ये बहुत ज़्यादा जो डेंजरस जोन्स जो आप टीवी पे देख रहे हैं या रेडियो पे सुन रहे हैं उनसे आप लोग बाहर निकल जाएं, जो खास तौर पे जो कोस्टल एरियाज हैं। और इसमें अनफॉर्चुनेटली ये हुआ है कि जो रेस्क्यू टीम लगी हुई थी, वो रेस्क्यू टीम के 5 लोगों की डेथ हो गई है इसके अंदर। वो लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे थे और तकरीबन 17,000 लोग जो हैं उनको अब इमरजेंसी शेल्टर्स के अंदर शिफ्ट किया गया है। तो बेतहाशा मैसिव नुकसान है वहाँ पे। हज़ारों लोगों के पास अभी भी जो है वो दरख्त गिरे हुए हैं, वो सड़कें साफ नहीं हैं, घर। तो ये ग्लोबल तो ये ग्लोबली आ रहा है, ये ग्लोबली आ रहा है। और जो है पावर नहीं है, तो काफ़ी जो है वहाँ पे भी प्रॉब्लम है। रशिया के अंदर जी इज़वेक्स का जो एरिया है वहाँ पे जनाब बड़ी अजीब बात हुई। एक आदमी ने जो है वो गन निकाली और वहाँ पे शूटिंग शुरू कर दी। ये था स्कूल नंबर 88 यहाँ पे, और उसने 15 लोगों को, बच्चों को मारा और 24 बच्चों और स्टाफ को जो है बहुत ज़्यादा ज़ख्मी कर दिया। रशिया की जो इन्वेस्टिगेटिव कमेटी है उसने गनमैन जो है उसको आइडेंटिफाई कर लिया। इसका नाम है अर्तियोम कज़ाकस्तेव और इसकी 34 ईयर्स एज है। और वो कहते हैं वो इसी स्कूल का पढ़ा हुआ है। और उसको जब मारा गया, जब उसने अपने आप को खुद शूट कर लिया, फिर उसके बाद इन सबको मारने के बाद, तो वो जब मरा हुआ मिला वो, तो उसने ब्लैक टी शर्ट पहनी हुई थी और उसके ऊपर वो स्वास्तिका का जो नाज़ी साइन होता है उसकी टी शर्ट के ऊपर वो था। मोटिव क्या था इस लड़के का वो अभी तक पता नहीं चला है। लेकिन जो गवर्नर हैं उद्मिर्ता के, अलेक्जेंडर ब्रेशलॉफ, उन्होंने कहा है जी कि ये आदमी जो था इसको साइकियाट्रिक फैसिलिटी में ये था और वहाँ से ये भागा था और उसने ये हरकत की है। तो जाहिर है कि उन्होंने बड़ा डिनाउंस किया और जो व्लादिमीर पुतिन है प्रेसिडेंट रशिया के, उन्होंने भी इसको डिनाउंस करते हुए बड़ा ही इनह्यूमन अटैक जो है वो कहा है। इसके अलावा जी अभी आपको पता ही है कि ये तूफान चल रहे हैं और पेंडेमिक भी कुछ हद तक चल रहा है। तो अब जी युगांडा से ये न्यूज़ आई है कि वहाँ पे इबोला का फिर से आउटब्रेक फिर से जी शुरू हो गया है। यहाँ पे जी 16 लोग जो हैं उनको डिटेक्ट किया गया है, उनको इबोला था। 18 जो है उसके बारे में कहा जा रहा है कि लाइकली, क्योंकि उनके सिम्टम्स ऐसे हैं कि वो भी शायद उनको भी बोला हो सकता है। 4 लोगों की डेथ हो चुकी है और वो जो बॉडीज़ थी ज़ाहिर है कि वो उनके रिश्तेदारों को नहीं दी, वो वही उन्होंने कहा जी दूर से खड़े होकर आपने दुआएं मांगनी है तो मांग लें। जो स्पेशल इनका युगांडा का स्टाफ था, पूरे जो PPEs जिन्होंने पहने हुए थे, उन्होंने इनको दफनाया है। और वो कह रहे हैं जी कि ये एक इवॉल्व किस्म का स्ट्रेन है जो कि सामने आया है। जो हमें पहले लग रहा था कि ये सूडान से आया तो ये इतना खतरनाक नहीं है, लेकिन अब ये हमें पता चल रहा है कि खतरनाक है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का जो रैपिड रिस्पॉन्स टीम है वो कह रही है कि जी हम कॉन्स्टेंटली काम कर रहे हैं और रिकॉर्ड कर रहे हैं कि ये आउटब्रेक जो है ये कितना ज़्यादा फैल चुका है। और ये जो है बिगिनिंग ऑफ सितंबर में इन्होंने
करना शुरू किया था डिटेक्ट, और अभी तक जो हैं 4 डेथ्स उसमें हो चुकी हैं। तो ये अब जनाब शुरू हो गई है। वाशिंगटन पोस्ट की जनाब बड़ी आज एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, और ये आज की इनकी जो न्यूज़ है वो इटली के बारे में है। और जैसे कि बाकी सारी दुनिया में भी बड़ा अब एंटी इमिग्रेशन सेंटिमेंट अब हाई है, तो उसी के ऊपर है, क्योंकि आपको पता ही है कि जो मारियो ड्रैगी जो थे, जिनकी कि यूनिटी गवर्नमेंट थी, अभी कुछ दिन पहले इटली में वो कोलैप्स कर गई थी। तो अब जो वहाँ पे हवाएं चल रही हैं, उसके अंदर जो नई हैं खातून जॉर्जिया मेलोनी, इनकी जो फार राइट फ्रेटर्निटी डे इटालिया जो पार्टी है, सोचा जा रहा है कि ये ही जीतेगी और ये ही प्राइम मिनिस्टर बनेंगी। और अगर ये प्राइम मिनिस्टर बनेंगी तो इनकी जो प्रायोरिटीज़ हैं उनमें से एक जो है इमिग्रेशन के अगेंस्ट है। वो कहती हैं जी कि रूल्स ऑफ बिजनेस बड़े सिंपल हैं। ये जो है मेलोनी साहिबा कहती हैं, वो कहती हैं इफ यू कम टू माई हाउस यू विल प्ले बाय माई रूल्स, बस एज सिंपल एज दैट। वो कहती हैं जी, और हम ये जितने भी इमिग्रेशन के डोर्स हैं अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स के लिए, वो सब हम बंद कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे इटालियन पोर्ट्स के ऊपर लोग आके लैंड करें और हमको फिर लीगल चैलेंजेस जो हैं वो पोज करें, हमको और प्रॉब्लम्स करें, हमारी गवर्नमेंट को बैड नेम दें, क्योंकि अगर उनको सही तरह से नहीं किया जाएगा डील तो फिर वो हमें बैड नेम देंगे। फिर हम जो है इनको ना तो कभी रेस्क्यू कर सकते हैं, कभी ये इटली पहुंचते पहुंचते इनकी डेथ्स हो जाती हैं। तो हम नहीं चाहते कि अनडॉक्यूमेंटेड कोई बंदा आए, जो भी कोई आए प्रॉपर प्रोसीजर से आए। अच्छा, अब जो है जो एक्सपर्ट्स हैं यूरोप के अंदर, अकॉर्डिंग टू वॉशिंगटन पोस्ट, वो अब इस बात पे बड़ा भड़क गए हैं इनके जो बयान सुन के। वो कहते हैं जी कि बाजी अगर आपने ऐसे किया, क्योंकि इन्होंने कहा कि ये मैं यहां से गुजरने भी नहीं दूंगी वेसल्स को अपने इलाके से, अगर मुझे पता चला कि वो इलीगल इमिग्रेंट्स को लेके जो है कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी कि अगर ह्यूमैनिटेरियन एड वाले वेसल्स आ रहे हैं तो आप उनके बीच में और बाकियों के बीच में कैसे करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि कभी कोई छुप के ह्यूमैनिटेरियन जो एड के वेसल्स हैं उनमें भी कोई बैठ के लोग आ जाएं और उतर जाएं इटली के अंदर, राइट? तो आप क्या करेंगे? तो ये प्रॉब्लम बड़ा क्रिएट करेगा। और फिर वो कहते हैं जी कि ये यूरोप के अंदर आपके लिए भी कॉन्फ्लिक्ट करेगा, क्योंकि यूरोपियंस जो हैं वो तो कॉन्स्टेंटली कह रहे हैं कि हमारी एजिंग पॉपुलेशन है, हमको लोग चाहिए, वो लोगों को जो इलीगली भी आ रहे हैं उसके लिए, जैसे यूएस के अंदर उन्होंने सेंटर्स बनाए हुए हैं, उनके वो डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, कुछ को प्रोसेस करते हैं, कुछ को कुछ टाइम देते हैं। तो आप अगर ऐसे करेंगी तो आपकी डायरेक्ट फिर लड़ाई जो है वो भी यूरोपियन यूनियन के साथ खत्म शुरू हो जाएगी, क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे या रेफ्यूजी स्टेटस जो लेना चाहते हैं उस स्टेटस उसके ऊपर तो यूरोपियंस जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं लोगों को। तो अगर आप कह रही हैं कि मुझे कोई भी इमिग्रेंट नहीं है सच चाहिए, तो फिर ये आपकी जो है लड़ाई उसमें हो सकती है। लेकिन अब देखेंगे कि क्या होता है, क्योंकि जो पहली गवर्नमेंट थी इनकी मारियो ड्रैगी साहब की, वो तो बेचारे वो हाई यूटिलिटी बिल्स और पेंडेमिक और इन्फ्लेशन उनके साथ ही कर रहे थे, उसी में वो कोलैप्स कर गए। तो अब ये जो आ रही हैं तो वो कह रहे हैं यूरोप वाले कि भाई इनकी तो और ही कोई फिलॉसफी है। तो बहरहाल हर पार्टी की अपनी वो होती है। तो जब से ट्रम्प साहब जीते हैं ना, तो जो राइट विंग वाले लोग हैं, पूरी दुनिया के जो राइट विंग वाले लोग हैं, स्पेशली जो यूरोप वगैरह में इधर उधर जो है, तो उन्होंने देखा कि he became successful saying all these things. Yeah. And he became the president of USA, a country like USA, जो कि इतना pro immigration था. They are following his footsteps. Yeah. बिल्कुल. उसके बाद ये चीज़ें ज़्यादा जोर पकड़ गई हैं, बिल्कुल। अच्छा जनाब, आज की जो सबसे बड़ी चौंका देने वाली खबर थी वो ये थी कि पुतिन साहब जो हैं उन्होंने अनाउंस किया है कि जो एडवर्ड स्नोडन है उसको वो रशिया की सिटीजनशिप दे रहे हैं। ये सबसे बड़ी न्यूज़ थी। अच्छा, अब इसमें अनएक्सपेक्टेड क्या था, क्योंकि लोग कह रहे थे कि जिस वक्त इनको ये जो फॉर्मर यूएस इंटेलिजेंस कॉन्ट्रैक्टर थे एडवर्ड स्नोडन साहब, 39 ईयर्स इनकी एज है, और 9 साल पहले इन्होंने जिस वक्त ये सारा नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी जो अमेरिका की है उसको एक्सपोज किया था कि ये सर्वेलेंस लगाते हैं और लोगों के राज लेते हैं, इलीगली प्राइवेसी के ऊपर ब्रीच करते हैं, उस दिन से इनके जो है लोग पीछे पड़े हुए थे और ये भाग के आगे थे 2013 में रशिया में, और रशिया में इनको जो है असाइलम दिया गया था और ये उस वक़्त से इनके पास थे और फिर दूसरे मुल्कों में भी ये फिरते रहते थे, करते थे। आज जो है रशिया ने एक 72 फॉरेन बॉर्न इंडिविजुअल्स की एक लिस्ट जो है वो जारी की है और उसके अंदर इन्होंने कहा है कि हम इनको भी सिटीजनशिप दे रहे हैं रशिया की। इनकी तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है, और लेकिन इनके जो लिस्ट रशिया की आई है उसमें है। आपको पता ही है कि पुतिन साहब खुद भी क्रेमलाइन के स्पाई चीफ थे, उनके साथ काम करते थे, और उस वक्त जिस वक्त ये जीते थे तो इन्होंने कहा था कि एडवर्ड स्नोडन जो है, जिसको कि यूएसए कॉन्स्टेंटली कहता है कि भाई हमें वापस दो, हम इसको ट्राई करना चाहते हैं,
तो इन्होंने कहा था पुतिन साहब ने उस वक्त कि हाँ इन्होंने काम तो गलत किया है, लेकिन इसको आप ट्रेटर नहीं कह सकते, जैसे कि यूएस वाला जो है वो ट्रेटर कह रहा है। इसने सिर्फ बातें रिवील की हैं वो कि लोगों के आप प्राइवेसी के ऊपर ऐसे ना एनक्रोच करें, तो उसमें कोई गद्दार नहीं हो जाता है। यूएसए कहता है कि इसके पास और भी बहुत सारी सेंसिटिव, क्योंकि ये तो उसमें इंटेलिजेंस एजेंसी में काम ही करता था, तो ये इसके पास है, तो इसलिए अगर ये इसने राज दिए तो इसको ट्रेटर माना जाएगा। तो अब ये जो है ये बहुत बड़ी खबर है। अब इसको अगर रशिया का सिटीजनशिप मिल गया तो ये तो फिर अब लीगली रह सकता है रशिया के अंदर। फिर तो अब तो फिर इसको वो ऐसे बेचारे को, जैसे वो जूलियन असांज बेचारे को एक कमरे में बंद हो के गलती हो गई थी कि अगर वो भी उस वक्त रशिया चला जाता, यस फिर उसकी भी जान बच जाती। हाँ जी। अच्छा जी, अल जजीरा की आज एक न्यूज़ है, और आपको पता ही है कि ज्यूज जो हैं वो अपना न्यू ईयर मना रहे हैं, जिसकी के आपको पता ही होगा कि जो रॉश हैशना जो है उसकी बड़ी मुबारकें भी देते हैं, और हमारे कैनेडियन लीडर्स ने भी दी है। उस सिलसिले में इन्होंने क्या किया है जी कि जो अल्ट्रा नेशनलिस्ट ज्यूज हैं अल अक्सा मॉस्क के कंपाउंड में ये घुस गए थे वीकेंड के ऊपर, और इजरायली जो अथॉरिटीज़ थी इनको प्रोटेक्शन दे रही थी। यहाँ पे जब ये आए हैं इजरायली पुलिस की प्रोटेक्शन के अंडर कंपाउंड में, तो इनके क्लैशेस हुए। पैलेस्टीनियन रेड क्रॉस जो है वो रेड क्रिसेंट जो है उसका कहना है कि इन क्लैशेस के अंदर इजरायलीज़ ने 3 लोगों को जो थे पैलेस्टीनियंस उनको इंजर किया। जर्नलिस्ट जो हैं उनका कहना है, जो कि इस चीज़ को कवर कर रहे थे वहाँ पे जेरूसलम में, उन्होंने कहा जी 10 लोगों को जो है यहाँ पे अरेस्ट भी किया गया है, और इसके अंदर पैलेस्टीनियन विमेन और बच्चे थे उनको डंडों से मारा भी गया, और बूढ़े भी लोग थे पैलेस्टीनियन उनको भी मारा गया। और ये उस वक्त लड़ाई शुरू हुई जब 400 इजरायली जो हैं, जिसको कि ये इन्होंने ऑक्यूपाई किया था 1967 में और इलीगली अपना हिस्सा बनाया था, उसके कंपाउंड में घुस के। तो पैलेस्टीनियंस का कहना ये है कि आपके तो अपने खुद के जो ऑर्थोडॉक्स ज्यूज हैं वो कहते हैं कि आप जूइश प्रेयर्स जो हैं यहाँ पे अल अक्सा के मॉस्क के कंपाउंड में नहीं कर सकते हैं, तो अब आप जो हैं क्यों इसमें घुसे हैं और आप क्यों इसके अंदर जो हैं वो दुआएं मांग रहे हैं। बहरहाल जी ये उधर गए हैं अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ इजरायली पुलिस, और अब ये जो है रॉश हैशना ये जो शुरू रहेगा सितंबर 25 से 27 यानी कल तक रहेगा, वहाँ पे ये लोग जो हैं अल अक्सा मॉस्क के कंपाउंड में प्रेयर्स पढ़ेंगे, जो कि पहले अलाउड नहीं था, लेकिन अब ये जो हैं घुस के वहाँ पे पढ़ते हैं। रॉयटर्स की ये न्यूज़ है जी, और रॉयटर्स की इस न्यूज़ के मुताबिक जो है ईरान ने आज यूएसए के ऊपर बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम लगाए हैं। उन्होंने कहा जी कि हमारे मुल्क में जो कुछ ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं इनके पीछे यूएसए है। और ये प्रोटेस्ट शुरू कैसे हुए हैं? शुरू इस तरह हुए हैं कि कर्डिश एक वोमन थी मासा अमीनी, उसको जो है उसने ड्रेस जो था वो कुछ आज़ाद सा पहना हुआ था। मोरालिटी पुलिस जो है इनकी ईरान की वो उसको लेके चली गई थी, और उसके बाद पता चला ये 22 ईयर ओल्ड माशा अमीनी जो है उसकी डेथ हो गई है। लोगों का कहना था कि पुलिस कस्टडी में ये मरी है, तो पुलिस ने इसको इतना मारा है शायद कि ये मर गई है। उसके बाद से ईरान के अंदर बेतहाशा जो है प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं। तो ये ईरान कह रहा है कि इन तमाम प्रोटेस्ट के पीछे वाशिंगटन है, और हमें पता है कि इन राइटर्स को यूएस जो है वो सपोर्ट कर रहा है, और जो है ये हमेशा ईरान की स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी को वीकन करने के लिए हमेशा इन्होंने कोशिश की है, लेकिन ये कभी भी सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। लेकिन यूएस से नहीं सिर्फ बल्कि ईयू ने और बहुत सी अदर कंट्रीज़ के जो लीडर्स हैं उन्होंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंडेम किया है। ईरान का जो इसके ऊपर जो लोगों के ऊपर जो ये सख्ती कर रहे हैं उसके ऊपर क्रैकडाउन कर रहे हैं। जर्मनी जो है उसने इरानियन एम्बेसडर को बर्लिन में बुलाया है। इसी तरह जो दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ के जो एम्बेसीज हैं इनकी ईरान की, उन्होंने भी इनको बुलाया और इनको कहा है कि भाई ये हम बहुत ज़्यादा कंडेम करते हैं जो तुम्हारे मुल्क में हो रहा है। इसके अलावा लास्ट वीक यूएस ने ईरान की जो मोरालिटी पुलिस थी उसके ऊपर सैंक्शंस इम्पोज किए हैं। तो ईरान ने इस सिलसिले में यूके और नॉर्वेजिया के एम्बेसडर्स जो हैं उनको भी बुलाया है, क्योंकि उनका जो मीडिया है बहुत ज़्यादा इन जो प्रोटेस्ट हैं उनके बारे में लिख रहा है। तो ईरान ने कहा कि ये डायरेक्ट इंटरफेरेंस है जो तुम्हारा मीडिया कर रहा है, जो इस तरह की कवरेज दे रहा है। और लोगों का ख्याल है कि इससे पहले भी जो 2019 के अंदर जो प्रोटेस्ट हुए थे तो उसके अंदर तकरीबन 1500 ईरानी जो है क्रैकडाउन में मारा गया था। और अभी ये जो लेटेस्ट शुरू हुए हैं सितंबर 17 से, इसके अंदर अभी तक 41 लोगों की जो है डेथ हो चुकी है डेमोन्स्ट्रेशंस में। तो लोगों का दुनिया में ख्याल है कि अगर ये और चले तो कहीं ऐसा ना हो कि 2019 का रेपुटेशन फिर से आए और इतने लोगों की डेथ हो। तो बहरहाल जी अब ईरान कहता है कि तुम लोग हमारे मामलात में ना दखल करो और ये तुम लोग हवा दे रहे हो इस चीज़ को सारे। तो अब देखेंगे कि सच इसमें क्या है।
द प्रिंट की आज एक स्टोरी है जी, और प्रिंट की स्टोरी के मुताबिक जो बीजेपी है वो कहती है कि एक सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन बिठाने की हमको ज़रूरत है, एक फैक्ट फाइंडिंग टीम जो है वो सेटअप करें ताकि वो इन्वेस्टिगेट करे ये जो नबाना चलो अभियान का जो मोर्चा निकाला हुआ था इन्होंने। और वो कहते हैं जी वेस्ट बंगाल में ये था, तो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा इसको क्रैकडाउन करने की कोशिश की है, क्योंकि वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट जो है अकॉर्डिंग टू बीजेपी ऑटोक्रेटिक है, डिक्टेटोरियल है और जीनोसाइड रेजीम है, क्योंकि ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी को काम नहीं करने देते, लोगों को प्रोटेक्ट नहीं करते। बीजेपी के जो प्रेसिडेंट हैं जेपी नड्डा, वो पार्टी के जो इंजर्ड जो लोग थे उनसे कोलकाता में मिले थे कुछ दिन पहले, और उन्होंने कहा था कि ये जो लोगों ने बीजेपी की जो रैली इधर की थी, निकाली थी वेस्ट बंगाल में, बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि जो वेस्ट बंगाल की जो टीएमसी गवर्नमेंट है तृणमूल कांग्रेस की, वो इंतहाई प्रैक्टिस जो करती है, करप्ट जो ऑपरेशंस चलाती है, तो उसके खिलाफ ये था। टीएमसी के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं जयप्रकाश मजूमदार, उन्होंने कहा जी बीजेपी का ये हमारे खिलाफ एजेंडा है और ये उनकी सिर्फ जो है बदनीयती है, ये जो बहुत ज़्यादा जो जीनोसाइड हुआ था वो तो सीए के प्रोटेस्ट में हुआ था, और वो यूपी में हुआ था जहाँ पे किनके योगी जी बैठे हुए हैं, और वहाँ पे पुलिस ने बहुत ब्रूटली लोगों को अटैक किया था, जिन्होंने भी वो सिटीजनशिप एक्ट जो आया था वो उसके ऊपर तो उन्होंने किया था। वेस्ट बंगाल की पुलिस तो बड़ी तमीज़दार है और बड़े रेस्ट्रेंट में रहती है, क्योंकि हमने उनको बताया हुआ है कि लोगों के ऊपर जो है डंडे नहीं बरसाने हैं। तो और उन्होंने तो तस्वीरें भी दिखाई, उन्होंने कहा ये देखो ये बीजेपी के वर्कर्स कितनी हुल्लड़बाजी कर रहे हैं और पुलिस की गाड़ियों को आग लगा रहे हैं, और जब इनको रोका जाता है तो ये कहते हैं जी कि तुम लोग जो है जीनोसाइड चलाते हो। तो ये झूठ और प्रोपेगेंडा है तृणमूल कांग्रेस का के खिलाफ वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट के अगेंस्ट बीजेपी का। बहरहाल जी बीजेपी कहती है कि नहीं, सीबीआई जो है प्रोब बिठाएं और पता चले क्या है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की ये न्यूज़ है, और हमने कुछ दिन पहले आपको बताया था कांग्रेस के बहुत ही टॉल जो एक लीडर थे गुलाम नबी आज़ाद साहब, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था, और उन्होंने आज अनाउंस किया है कि वो एक नई पार्टी जो है वो इधर कर रहे हैं। जम्मू के अंदर वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और उसके अंदर उन्होंने अपना झंडा दिखाते हुए कहा कि मैं डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी जो है वो आज लॉन्च कर रहा हूं। ये जो थे जम्मू और कश्मीर के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, और 5 डेकेड्स जो हैं उसकी एसोसिएशन थी इनकी कांग्रेस के साथ, लेकिन इन्होंने कहा जी कि मेरे जो आइडियल्स हैं अब इनके साथ नहीं मिलते, क्योंकि कांग्रेस कोई काम नहीं कर रही। इनसे जब पूछा गया कि आपकी जो डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी है इसके आइडियल्स क्या होंगे, तो उन्होंने कहा जी हमारे आइडियल्स महात्मा गांधी के आइडियल्स को फॉलो करेंगे, और मेरा किसी और पॉलिटिकल पार्टी के साथ कंपटीशन नहीं है। हमारा काम है जम्मू और कश्मीर में नॉर्मलसी लाना। और इसके अलावा 24 प्रोमिनेंट और जो कांग्रेस के लीडर्स थे, इंक्लूडिंग एक्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर तारा चांद, उन्होंने भी इनकी पार्टी को अब ज्वाइन किया है। तो मजबूर भाई इनका झंडा जो है वो यूक्रेन की तरह का नहीं लग रहा, ये देखें यूक्रेन के कलर्स वाला झंडा है ना, बिल्कुल वैसा है। बहरहाल जी ये इनकी पार्टी का झंडा था जो आज इन्होंने लहराया और बताया। पीटीआई अगेन प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की ये न्यूज़ है जी, और इसके मुताबिक आपको पता ही है कि 77वां सेशन चल रहा था यूएनजीए का न्यूयॉर्क के अंदर। उसके अंदर कुछ दिन पहले भी जो था इंडिया का काफ़ी एतराज़ आया था। जो डिफेंस मिनिस्टर थे इंडिया के राजनाथ सिंह साहब, वो मिले थे जो यूएस डिफेंस सेक्रेटरी हैं लॉयड ऑस्टिन के साथ। उन्होंने कहा था कि आपने पाकिस्तान को जो ये दिए हैं F-16 की फ्लीट के सारा इक्विपमेंट दिया, तो आपने क्यों दिया, इंडिया का बड़ा कंसर्न है। आज भी जनाब जो हैं जो एस जयशंकर हैं इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के जो से हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं जो जयशंकर साहब, उन्होंने आज फिर से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से पूछा है कि ये आपने $450 मिलियन का सस्टेनेंस पैकेज F-16 फ्लीट के लिए क्यों दिया है, क्योंकि आपने आज तक पाकिस्तान की बेतहाशा हेल्प की है, लेकिन आप दोनों के जो पर्पसेस थे इस पैसे ने वो सर्व नहीं किए हैं। तो चूंकि आपके पर्पस ही सर्व नहीं हो रहे, आपके रिलेशनशिप भी ठीक नहीं चल रहा, तो आप फिर आप इसको पैसा क्यों दे रहे हैं। और आपने हमें कह रहे हैं कि जी वो आप ये इसलिए आपने इनको पैसे दिए हैं ताकि ये टेररिज्म के खिलाफ लड़ें, लेकिन आपको तो पता ही है कि पाकिस्तान किसके खिलाफ ये पैसा यूज़ करेगा और किसके खिलाफ F-16 तैयारे जो है वो यूज़ करेगा। एक और सवाल इनसे पूछा गया कि ट्रंप की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उसने तो पाकिस्तान का सारा सस्पेंड कर दिया था मिलिट्री एड, तो अब ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने फिर से शुरू किया है, क्योंकि ट्रंप साहब कहते थे कि पाकिस्तान के अंदर तालिबान के जो हैं सेफ हेवन्स हैं और हक्कानी नेटवर्क वहाँ पर वो है। तो उन्होंने कहा जी
जी कि जी अब यही मैं इनको बताना चाहता हूं कि अब ये किसी को भी फूल नहीं कर सकते हैं, और इस तरह की जब ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन बातें करता है तो हम बेवकूफ़ नहीं है कि उनकी बात माने। तो इनको इस बात पे सोचना चाहिए, इनको इस्लामाबाद को इतने पैसे नहीं देने चाहिए, इतने पैसे ना दो भाई पाकिस्तान को, वो ये कह रहे हैं। ISPR की आज एक प्रेस रिलीज आई है और उसके मुताबिक जी अनफॉर्चुनेटली इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन 6 जो हमारे फौजी जवान हैं वो, जिसमें के से 2 मेजर भी थे, वो एक हेलीकॉप्टर फिर से क्रैश हुआ है बलूचिस्तान में और वहाँ पे इनकी डेथ हुई है। ये जो था अपने फ्लाइंग मिशन पे थे खोस्त हरनाए के पास, तो वहाँ पे इनका जो है ISPR के मुताबिक बैड वेदर की वजह से ये वहाँ पे क्रैश हुआ है। ये जिन लोगों की डेथ हुई है जो मार्टर्स हैं वो उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। पायलट मेजर मोहम्मद मुनीम अफजल, पायलट मेजर खुर्रम शहजाद, नायक जलील, सूबेदार अब्दुल वहीद, सिपाही मोहम्मद इमरान, सिपाही शोएब। तो ये जो 6 लोग हैं अनफॉर्चुनेटली इनकी आज डेथ हुई है। और पहले आपको पता ही है कुछ दिन पहले लसबेला के अंदर भी हुई थी और उसके अंदर भी इसी तरह 6 ही लोग जो थे उनकी डेथ हुई थी, लेकिन उसके अंदर जो थे कॉर्प्स कमांडर थे लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज, वो भी थे उसमें, तो उनकी भी, सरफराज अली की भी डेथ हुई थी। अच्छा जनाब, नवाज शरीफ साहब ने अब बिल्कुल खुले अल्फाज में कह दिया है कि जी जो इसहाक डार साहब हैं वो अब फाइनेंस की मिनिस्ट्री संभालेंगे, क्योंकि आपको पता ही है कि जो मुफ्ता इस्माइल साहब हैं उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है, क्योंकि उनके खिलाफ ये बात आई थी सामने कि वो बिल्कुल चीज़ों को हैंडल नहीं कर सक रहे हैं और डॉलर बहुत नीचे चला गया है, इन्फ्लेशन बहुत ऊपर चली गई है। तो अब इतला आई है कि ये लंदन से चल पड़े हैं और इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे 5 ईयर्स के एग्जाइल के बाद। हालांकि मुझे तो समझ नहीं आई इनको एग्जाइल में किसने भेजा है, खुद ही एग्जाइल अपनी काट रहे थे। तो बहरहाल जी अब ये इलाज के लिए गए थे, तो मेरा ख्याल में अब इनका इलाज पूरा हो गया है, तो अब ये माशाल्लाह वापस आ रहे हैं। तो इन्होंने कहा जी कि अगर अल्लाह की ब्लेसिंग्स मेरे साथ रहीं तो मैं अपनी मुल्क की इकोनॉमी को वापस उसी जगह पे लाऊंगा जहां पे नवाज शरीफ साहब इसको छोड़ के गए थे, क्योंकि उस वक्त ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ग्लोबल इकोनॉमीज थी, हमारे लो इंटरेस्ट रेट्स थे और बहुत हाई हमारी ग्रोथ चल रही थी, रुपी स्टेबल था, फॉरेक्स जो एक्सचेंज थे वो बेतहाशा था। हालांकि अब तो काम मेरे लिए बेतहाशा मुश्किल होएगा, लेकिन मैं वापस आऊँगा और मैं ये सारा कुछ करूँगा और चीज़ें ट्रैक पे लाऊंगा। और उन्होंने उनसे पूछा गया कि जी आपके खिलाफ तो बड़े सारे केसेस हैं, वो कहते हैं जी वो सारे मेरे खिलाफ जो हैं फेक केसेस हैं टैक्स फाइलिंग के, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी अपने टैक्स फाइल करने से पीछे नहीं मैं हटा, तो ये झूठा केस है मेरे ऊपर। तो इसलिए जी तो अब ये नए जनाब आएंगे एंड एज अ सेनेटर पहले ओथ लेंगे और फिर ये फाइनेंस मिनिस्टर जी बनेंगे पाकिस्तान के। PTI एंड दिस PTI इज नॉट प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, दिस PTI इज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इन्होंने डिमांड की है कि ये अभी जो करामतुल्लाह गौरी साहब भी जो वो लीक हुई हैं बहुत सारी ऑडियोज PMO से, उसके ऊपर बात करते हुए फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि जी ये जितनी लीक हुई हैं वीडियोज़ और ऑडियोज़, इनके ऊपर जो है हमें पता चल गया है कि ये क्या चक्कर है। ये इन्होंने हैकर्स जो हैं ये इन्होंने हायर किए हुए हैं जो PDM की गवर्नमेंट है, और ये डार्क वेब पे इसको मिलियंस ऑफ डॉलर्स का बेचने का ये सोच रहे हैं। वो कहते हैं जी ये जितनी चीज़ सामने आई है इसके अलावा 340 आवर्स की जो ये लीक हुई है इसके ऊपर किसी ने कोई तो एक्शन नहीं लिया, तो अभी और भी बहुत सारी लीक होने वाली हैं, तो उसके ऊपर एक्शन ये कैसे लेंगे। PTI के ज़माने में जब हम गवर्नमेंट में थे तो हमने अपनी एजेंसीज को लेटेस्ट इक्विपमेंट लेके दिया था ताकि कोई भी साइबर टैक्स ना हो सकें, कोई चीज़ें जो हैं ये लीक ना हो सकें। इससे पहले जो इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह थे उन्होंने कहा था कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ा नोटिस लिया और इन्वेस्टिगेशन वो करेंगे, और मरियम औरंगजेब ने भी यही बात की थी। फवाद चौधरी ने कहा कि ये जो इन दोनों के कमेंट्स हैं इंतहाई फ़नी है, सारा कुछ जब लीक हो गया तो अब क्या इन्वेस्टिगेट करना है और अब क्या इसके ऊपर प्रूफ बिठानी है। तो ऐसे उन्होंने कहा। अच्छा जनाब, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज कराची में कर रहे थे कराची के एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब साहब, क्योंकि उन्होंने कर दिया है रिज़ाइन, और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि मैंने रिज़ाइन क्यों किया है। उन्होंने कहा जी कि ये कुछ दिन पहले असल में क्या हुआ है कि जो सिंध हाई कोर्ट है उसने जो जमात इस्लामी थी उसकी एक पिटीशन उन्होंने डाली थी जिसमें कि उन्होंने डायरेक्ट किया था कराची की एडमिनिस्ट्रेशन को कि आप रिकवरीज और ज़्यादा करें, और जो के इलेक्ट्रिक है उसके कराची इलेक्ट्रिक के जो बिल्स हैं उनको ना बढ़ाएं, उनके थ्रू रिकवरीज ना करें। तो इसके ऊपर आज उन्होंने रिज़ाइन करते हुए मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि मैं तो दिन रात काम कर रहा था कराची की जो है डेवलपमेंट के लिए, मैंने यहाँ पे जो है सड़कें बनाई हैं और भी बड़ा कुछ काम किया है, और जो है वो इससे पहले जो लोग थे उन्होंने कोई ख़ास काम नहीं किया। अब जब पानी सारा यहाँ पे आया हुआ है कराची में, रोडें बह गई हैं, लोगों के घर तबाह हैं,
तो इनसे पहले के जो लोग थे, वसीम अख्तर वगैरह या नईमुर रहमान साहब, उनके दरवाजे पे कोई नहीं जाता, लोग मेरे दरवाजे पे आते हैं, मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, या कि कराची इलेक्ट्रिक से जो है वो क्वेश्चन करते हैं। और आप इनकी एबिलिटी देखें कि वैसे इन्होंने बड़ा शोर मचाया, हमने बड़ी रिकवरियाँ की 20% टोटल रिकवरियाँ की, और वो भी पैसा हमें नहीं मिला। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि ये पैसा कहाँ है। तो इसलिए शीयर मिसमैनेजमेंट जो यहाँ पे चल रहा है, उसके बाद अब मैं इस सिटी को एडमिनिस्टर नहीं कर सकता हूँ। कहते हैं कि माया को खींचे माया कर कर लंबे हाथ। हैरी सौंद में